हेलो एवरीवन। आरो यारो 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में मध्यकालीन इतिहास से आज हम देखेंगे खिलजी वंश को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसका एक मित्र अलाउल मुल्क उसकी सलाह पर खिलजी ने अपना यह विचार त्याग दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोउपाधि धारण की? सिकंदर सानी किसने खुद को कहा है? तो वह कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो यह था जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी के 4 खानों में से एक जफर खान। इसको अलाउद्दीन ने मंगोल कमान दी हुई थी और मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इतिहास में ऐसा भी विवरण मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसकी मृत्यु पर खुश हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा ख्याति जफर खान को प्राप्त हो गई थी उस समय। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है तो वह है राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह यह गोयला या गहलोत वंश के थे और चित्तौड़ पर इनका राज्य था गोहिल वंश का। 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो यह जाना जाता था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी को उसकी गुजरात विजय के समय मलिक काफूर प्राप्त हुआ, जिसे उसने 1000 दिनार में खरीदा था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था मलिक काफूर, जो कि उसके शासन में महत्वपूर्ण पदों पर भी रहा। यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो ये बिल्कुल सही है, उसने धन प्राप्ति के लिए दक्षिण के अभियान किए। दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी और महमूद गजनवी के ये अभियान एक जैसे लगते हैं। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करना, यहाँ से धन की प्राप्ति की लालसा थी। वही अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत का अभियान धन प्राप्ति के लिए किया था। वहाँ पर उसको कब्जे में या वहाँ के राज्य में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो कथन सही है और कारण गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वह था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के समय में रामचंद्र देव पर 1296 में आक्रमण किया। उसके बाद यहाँ पर फिर से 1307 में, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासन था, उस समय फिर से यहाँ का अभियान किया है। तो 2 बार यहाँ का अभियान किया है और दोनों बार शासक थे रामचंद्र देव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं राज्य और दूसरी तरफ दिए हैं उनके शासक। तो यहाँ पर हम देखेंगे रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासकों की बात हो रही है। और चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, जिनके साथ युद्ध हुआ था। देवगिरी के राजा थे राजा रामचंद्र और गुजरात के थे कर्णदेव। इन सभी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले यहाँ पर युद्ध हुआ है गुजरात का, ये हुआ है 1299 में। इसके बाद युद्ध हुआ है रणथंभौर का 1301 में। इसके बाद युद्ध हुआ है 1303 में चित्तौड़ का, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है ये। और सबसे आखिर में 1310 में वारंगल का युद्ध।
तो इस प्रकार क्रम होता है 2 1 फिर 4 3, 2 1 4 3। सही उत्तर होगा उत्तर डी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक खालिसा भूमि विकसित हुई। खालिसा भूमि क्या होती है? यह वह भूमि होती है जहाँ से राज्य के द्वारा डायरेक्ट कर लिया जाता है। तो यह डायरेक्ट कर लेने वाली जो ज़मीन थी उसको खालिसा भूमि कहा गया है। और इसमें इतना ज़्यादा इजाफा इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी ज़मीनें ऐसे व्यक्तियों को दी गई थी जिन्हें राज्य ने संपत्ति इनाम या पेंशन के रूप में दिया था या फिर किसी धर्म के उद्देश्य से धर्मार्थ सहायता के लिए यह भूमि दान में दी थी, उन सभी ज़मीनों को वापस ले लिया गया था। इसलिए खालसा भूमि में ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किया गया है। यह दोनों ने ही कर को 50% किया था, लेकिन दोनों में अंतर इस बात का है कि जहाँ एक और अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर इसे 50% किया है, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अनुमान के आधार पर किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे केवल दोआब क्षेत्र पर लगाया था। एक 50% कर केवल दोआब पर लगाया था, केवल दोआब पर, क्योंकि दोआब में अधिक उपज होती थी। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया तो वह मोहम्मद बिन तुगलक भी था और अलाउद्दीन खिलजी भी था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फसल की नपाई के आधार पर किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। निम्न कथनों पर विचार करना है, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। तो ये सही है, उसने ज़मीन की पैमाइश कराई थी। सबसे पहले ज़मीन की पैमाइश अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराई गई है। उसके बाद उसने 50% कर लगाया था, 50% कर। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो ऐसा नहीं है। इसके साथ ही खिलजी वंश से यह व्यवस्था इसकी सल्तनत या राजधानी यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लागू हो पाई। पूरी सल्तनत में इतनी इस तरह की व्यवस्था लागू करना आसान काम नहीं था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो ये बिल्कुल सही है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया है। उसने दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना की और परंपरागत जो लगान अधिकारी थे, खुद मुकद्दम चौधरी जिनको कहा जाता था, उनसे लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया और उनके सारे विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर जो कर लिया जाने लगा और उनकी भूमि से भी कर लिया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। यह बिल्कुल सही है, मूल्य नियंत्रण लागू किया था उसने। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। यह बिल्कुल ही गलत है। वह कम वेतन देने का हिमायती नहीं था, बल्कि वह इस बात में विश्वास रखता था कि जितना वेतन वह अपने कर्मचारियों को दे रहा है उतने में उनका गुजारा हो। इसके लिए उसने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी ताकि किसी भी चीज़ के दाम मनमाने तौर पर बढ़ाए ना जा सकें। तो कथन ए सही है, करार गलत है। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार सुधार लागू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार के लिए शहनाए मंडी को नियुक्त किया
निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया है और इसने एक बड़ी स्थायी सेना रखी है, उसे नगद वेतन दिया है और यह वेतन नगद दिया गया है, इसलिए उसने बाजार सुधारों पर ध्यान दिया ताकि सेना को दिए गए वेतन में उनका जीवन यापन होता रहे, लोग मनमाने तौर पर अपने वस्तुओं के दाम न बढ़ा सकें, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण पद्धति लागू की है। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की है तो यह किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। कृषि को उन्नत किया, ऐसा कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सामंत और दरबारियों को फ़ायदा पहुंचाया। सामंत और दरबारियों को तो नुकसान पहुंचा क्योंकि उसने उनके और भी अधिकारों को छीन लिया था। शासक को जनमानस से दूर किया तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब जनता को सही दामों पर चीज़ें मिलेंगी तो वह जनमानस से शासक से जनमानस दूर नहीं होगा बल्कि उसको अच्छा मानेगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की है? तो यह की है अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की है? तो यह की है अलाउद्दीन खिलजी ने। घरी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। इसने घरी या ग्रह कर और चराई कर दो नए कर लगाए थे जनता पर। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो यह थी रावी नदी। रावी नदी उस समय मंगोल और दिल्ली सल्तनत के बीच की सीमा बन गई थी। यहाँ पर भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। तो ये बिल्कुल ही गलत है। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश से था उसके समय में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा, उस शहर पर घेरा डाल दिया। तो ये बिल्कुल ही सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उसने शहर पर घेरा डाल रखा था और इस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये वाला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया। तो ये वाला ये भी गलत होता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोलों से कुछ राज्य छीन लिए थे, उनको पराजित करके कोई भी अपना क्षेत्र हारा नहीं था। मंगोलों के अभियान को उसने विफल कर दिया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। इसने एक स्थायी सेना रखी थी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देवगिरी शंकरदेव, रामचंद्र देव के पुत्र थे ये शंकरदेव, जो रामचंद्र देव के बाद में देवगिरी के शासक बने, तो ये सही है। वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे बल्कि रामचंद्र देव देवगिरी के थे। वारंगल का शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। यह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन राजाओं की बात हो रही है। जिन जिन क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया था वहाँ के राजाओं के नाम हैं। तो यहाँ वारंगल के थे प्रताप रुद्र देव
द्वितीय। और ये सी और डी भी सही सुमेलित हैं। होयसल होयसल में थे वीर बल्लाल और मदुरा में थे वीर पांड्य। तो ये तीनों सही हैं, केवल बी सुमेलित नहीं है, तो आंसर होगा बी। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। इन चारों ने ही खलीफा से खिलत प्राप्त की। तो इस प्रकार ये खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं कर रहे थे। इनमें से किसी ने भी खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह केवल मुबारक खिलजी ने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। दिल्ली के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो अभी बताया मैंने, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। इस तरह उसने खलीफा की शक्ति को चुनौती दी थी। तेरह 1303 में काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया है? तो 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने परास्त किया है वारंगल में, वह किया है अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 में वारंगल की सेना ने परास्त किया है। उसके बाद 1310 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल को परास्त किया है।